प्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान 1 कक्षा 9वीं विषय हिंदी उप विषय पाठ 4। पाठ का नाम है माटी वाली। माटी वाली पाठ विद्यासागर नौटियाल के द्वारा रचित है। इस कहानी में क्या है, आइए देखते हैं। पाठ की रूपरेखा को समझ लेते हैं। विस्थापन की समस्या पर आधारित कहानी माटी वाली में लेखक ने गरीबों और श्रमिकों की आंतरिक पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक यानी दिल को छू लेने वाला वर्णन किया है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तथा राज्य के उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट ने भी इस दशा पर चिंता व्यक्त की है। इस समस्या को, इस कठिनाई को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जैसे हम कल वाले पाठ में भी पढ़ रहे थे, बच्चों के काम पर जाने की समस्या को भी गंभीरता से लिया जाए तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता है। उसी तरह से विस्थापन की समस्या को भी अगर ढंग से सोचा जाए, गंभीरता से लिया जाए तो इस समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। पाठ में आगे बढ़ने से पहले लेखक के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। तो आइए बेटा, लेखक है हमारे विद्यासागर नौटियाल। लेखक का जन्म हुआ है 1993 में टिहरी गढ़वाल नामक गांव में, जो कि उत्तरांचल के माली देवल गांव में था। लेखक की शिक्षा वाराणसी से हुई। उन्होंने उच्च शिक्षा वाराणसी से प्राप्त की। उनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर उनकी कहानी संग्रह से संबंधित है। उलझते रिश्ते, सूरज सबका है, झुंड से बिछुड़ा ये उनके उपन्यास लेखन में मुख्य हैं। मोहन गाता जाएगा ये उनकी आत्मकथ्य से संबंधित है। तो आइए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ के सार से परिचित हो जाते हैं। ये कहानी एक माटी वाली की है। माटी वाली जो कि एक हरिजन महिला है, जो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक लोगों के घर में माटी पहुंचाने का कार्य करती है। उसका पूरा दिन लोगों के घरों में माटी पहुंचाने में ही बीत जाता है। उसका जो पति है वो असमर्थ है, इसीलिए सारा दिन माटी वाली को ही काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वे अपने घर में 2 समय की रोटी जुटा पाने में समर्थ नहीं है। अंत में क्या होता है कि टिहरी बांध के बनने के कारण चारों तरफ गांव में पानी भर जाता है। तो माटी वाली को कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, आइए पाठ के कुछ मूल्य बिंदुओं के आधार पर समझते हैं। माटी वाली का टिहरी शहर में व्यवसाय कहते हैं बेटा काम धंधे को, कि माटी वाली क्या काम करती थी। हम लोगों के भी व्यवसाय होते हैं, आपके माता पिता भी कुछ व्यवसायों से संबंधित हैं। किसी के सिर्फ पिता काम करते हैं, किसी की माता भी काम करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला मूल्य बिंदु है कि माटी वाली का टिहरी शहर में, देखो वो खुद गांव में रहती थी लेकिन वो जो कार्य करती थी वो शहर में करती थी। माटी वाली नाटे कद की, नाटे कद से मतलब है छोटे कद की। आपने वो कविता पढ़ी थी ना, चंद्रग्रहण से लौटती बेल, जिसमें एक चने के पौधे का वर्णन आया था जो कि छोटे कद का था, नाटे कद का था। एक हरिजन बुढ़िया है। हरिजन का मतलब होता है जो शेड्यूल कास्ट है, यानी छोटी जाति से संबंधित निम्न जाति की महिला है। ठीक है। और ये हरिजन जो नाम है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि लोग एक दूसरे को उनकी जाति से ना चिढ़ा करके बोले, इसीलिए उन्हें एक नाम दे दिया गया हरिजन, की वे हरि के जन हैं। बुढ़िया अर्थात बूढ़ी औरत। माटी वाली क्या है, एक छोटे कद की एक हरिजन बूढ़ी महिला है, जो घर घर में यानी प्रत्येक घर में, अव्ययी भाव समास है इसमें, ठीक है, तो लाल मिट्टी पहुंचाती है। उस समय लाल मिट्टी से ही घरों को लीपने का कार्य होता था। और ये जो लाल मिट्टी होती है ये ज्यादातर नदियों के तट पर मिलती है। उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। प्रतिद्वंद्वी होता है, उससे कोई मुकाबला करने वाला नहीं था, अर्थात वह अकेली ही थी जो माटाखान में माटी बेचने का कार्य करती थी, यानी कि इस टिहरी गांव में माटी पहुंचाती थी। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां वह मिट्टी बेचने न जाती हो, यानी कि वहां का कोई भी घर ऐसा नहीं बचा था जहां माटी वाली मिट्टी ना बेचती हो। लोगों को रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। एक तो लोग रसोई को लीपते हैं, उसके बाद जब भोजन कर लेते हैं फिर उस चूल्हे को जिसमें वो खाना बनाते हैं उसे भी लीपने का कार्य करते हैं। इस प्रकार मिट्टी की इसी प्रकार की यानी कि रसोई के लिए उन्हें लाल तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती थी। अतः हर घर में साफ लाल माटी की आवश्यकता पड़ती है। साल 2 साल में मकान के कमरों को लीपने तथा
दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। पहले तो क्या बताया कि चूल्हे चौके के लिए पड़ती है। फिर दूसरी बार कहा कि अगर साल 2 साल में भी जब कमरों को लीपने यानी पहले क्या होते थे, मिट्टी के कच्चे घर होते थे, आजकल तो पक्के हैं, हम अपने घरों में सफेदी इत्यादि करा लेते हैं। दिवाली के अवसर पर ज्यादातर लोग साल में सफाई करते हैं और अपने घरों में सफेदी कराते हैं। उसी तरह से लोगों के घर जो होते थे वो मिट्टी के होते थे और उसमें जो गोबर होता था, गोबर में उस मिट्टी को मिला करके घरों के आंगनों को लीपा जाता था। बाद में क्या होता था कि पूरे साल के बाद जब सफाई की जाती थी तो दीवारों को भी गोबरी लिपाई के साथ लिपना पड़ता था और उसके लिए फिर लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती थी। और ये सारा काम मिट्टी पहुंचाने का जो था वो माटी वाली ही करती थी। अब जो दूसरा मूल्य बिंदु है इस पाठ का वो है माटी वाले के कंटर की पहचान। अब माटी वाली जो थी वो अपने सिर पर एक कंटर को यानी कनस्तर को धारण किया करती थी। ठीक है, उसका जो मुंह होता था वो ऊपर से खुला हुआ होता था ताकि उसे मिट्टी भरने में आसानी रहे। तो सुनिए कि माटी वाली अपने सिर पर फटे पुराने कपड़ों की डिल्ले होते हैं, आप इंद्री समझते हैं कि जब हम मटका इत्यादि रखते हैं अपने सिर पर तो हम क्या करते हैं, किसी चुन्नी को गोल गोल बांध लेते हैं और उसके अपने सिर पे रख लेते हैं, जिससे कि जो वस्तु का वजन होता है वो हमारी गर्दन पर नहीं आता। नहीं तो आपकी गर्दन सीधी नहीं होगी अगर आप इस तरीके के कपड़े का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस पर वह अपना चिकनी मिट्टी का कनस्तर कहते हैं कंटर को, जिसमें आप तेल इत्यादि लेकर के आते हैं, टिकाए रख देती है। उसके ऊपर किसी ने ढक्कन लगा नहीं देखा। देखो, क्योंकि ढक्कन लगाकर रखेगी तो उसे पहाड़ों से यानी जिस इलाके से वो मिट्टी निकाल कर लाती थी, अगर वो मिट्टी वहां से लेगी तो अगर वो कंटर में वो जो कनस्तर होगा उसका जो ढक्कन है वो बार बार अड़ेगा और उसके लिए मिट्टी भरना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब वो चिकनी मिट्टी के कनस्तर को अपने सिर पर रखती है तो उसके ऊपर किसी ने भी ढक्कन लगे हुए को नहीं देखा था। कभी ढक्कन नहीं होता था, खुला होता था उसका मुंह। कनस्तर के ऊपरी हिस्से को वह काट कर फेंक देती, यानी उस ढक्कन को वह हटा देती थी, क्योंकि जिससे उसे मिट्टी भरने व उतारने में सुविधा हो सके। ठीक है, जिससे मिट्टी का जो कनस्तर का जो मुंह है वो ऊपर से खुला हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आसानी से मिट्टी भर भी सकती है और मिट्टी उतार भी सकती। उसके सिर पर रखे इस कंटर को लोग दूर से ही पहचान लेते थे, क्योंकि वो अकेली ही थी जो माटी बेचने का कार्य करती थी, इसलिए लोगों को भी उसके कनस्तर की पहचान हो गई थी कि ये वही माटी वाली है जो हमारे घरों में मिट्टी देने का कार्य करती है। देखो, जो माटी वाली थी वो बहुत गरीब महिला थी, इसलिए लोगों के घरों में जब वो माटी बेचने के लिए जाती थी तो कोई व्यक्ति उसे पैसे दे देता था, कोई उसे रोटी दे देता था, लेकिन वो बेचारी अपनी फिर भी रोटियों को छिपाने का कार्य करती थी ताकि किसी को पता ना चल सके कि जो उसका पति है वो कार्य करने में असमर्थ है और वो अकेली ही है जिसे माटी बेचने के साथ साथ अपने पति की भी सेवा करनी पड़ रही है। तो हमारा जो अगला मूल्य बिंदु है माटी वाली का रोटी छिपाना। एक दिन माटी वाली शहर में माटी बेचने के लिए निकली। रास्ते में एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और उस लड़की ने माटी वाली को अपने घर आने के लिए कहा। घर की मालकिन ने माटी वाली को मिट्टी का कनस्तर घर के आंगन में उतारने को कहा। उसने माटी वाली को 2 रोटी खाने के लिए भी दी। उसने एक रोटी अपने सिर पर बंधे कपड़े में रख ली। देखो, माटी वाली शहर में माटी बेचने के लिए निकलती थी। रास्ते में एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई, देखो जैसे ही वो गांव में शहर में पहुंचती थी लोगों की उसके बाद भीड़ लग जाती थी कि मेरे घर में देने आओ, क्योंकि वो एक दिन पहले लोगों के घर से उसका ऑर्डर लेकर जाती थी, आदेश लेकर जाती थी कि मुझे किस किस के घर में माटी पहुंचानी है। अब क्या हुआ कि वो लड़की उसके पास दौड़ती हुई वो पहुंची। उस लड़की ने माटी वाली को कहा कि वो उसके घर में आए। घर की मालकिन ने माटी वाली को मिट्टी का कनस्तर जो सिर पर अपने ढोती थी उसे कहा कि वह उसके घर में मिट्टी को उतार दे, यानी डाल दे। उसने भी माटी वाली को 2 रोटी खाने के लिए दी। अब या तो कोई पैसे देता था या फिर रोटी देता था। अब उसने एक रोटी तो सिर पर बंधे कपड़े में रख ली और एक में और मुंह चलाने का नाटक करने लगी और ये दिखाने लगी कि जैसे वो रोटी खा रही हो, क्योंकि उसने वह रोटी अपने पति के लिए रखी थी। वह चाहती थी कि वह उसका पति जो है उसको भी भोजन मिले, क्योंकि वो उसी के लिए कमाने के लिए बाहर निकलती थी। अब आती है हमारी बात अगले मूल्य बिंदु की, जो है मालकिन का पुरानी वस्तुओं से लगाव। जो मालकिन थी उसका पुरानी वस्तुओं से लगाव दर्शाया गया है। हम सबका भी होता है। देखिए, इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि मालकिन ने उसे पीतल के गिलास में चाय दी। वह चाय को बहुत अच्छा साग बताती है। माटी वाली ने कहा, ये पीतल के गिलास तुम्ही ने संभाल कर रखे हैं, वरना अब ये कहाँ दिखते हैं घरों में।
मालकिन ने कहा कि ये हमारे पुरखों की गाढ़ी कमाई की निशानी है। उन्हें पुरानी चीजों से लगाव है। हमारे पूर्वजों ने न जाने कैसे तंगी के दिनों में 2-2 पैसे जोड़कर ये चीजें खरीदी होंगी, जिनकी आजकल लोगों की नजरों में कोई कीमत नहीं है। देखो, जो मालकिन थी उसे पुरानी वस्तुओं से लगाव था, इसीलिए उसने अभी तक भी पीतल के गिलास संभाल कर रखे हुए थे। उसने उस माटी वाली को चाय दी ताकि वह चाय के साथ उस रोटी को खा ले। चाय भी अच्छा साग बताती है। वह चाय को बहुत अच्छा साग बता रही थी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास सब्जी नहीं होती सुबह सुबह, तो हम क्या करते हैं, चाय के साथ रोटी खा लेते हैं। तो वो चाय हमारे लिए एक तरीके की सब्जी हो जाती है कि भोजन को चाय के साथ भी खाया जा सकता है, अर्थात रोटी भी खाई जा सकती है। माटी वाली ने कहा कि ये पीतल के गिलास तुम ही ने संभाल कर रखे हैं। इस पंक्ति का बहुत बड़ा आशय है। देखो, आजकल अगर आप अपने घरों में देखो तो इतनी आधुनिकता है कि लोग अपने घरों में या तो बोन चाइना रखते हैं, या स्टील रखते हैं, या कांच के बर्तन रखते हैं। ठीक है, पीतल के बर्तन को कोई बिरला ही अपने घरों में रखता है। क्यों? लोगों को लगता है कि तो पुरानी हो चुकी है, अब इन्हें घर से बाहर निकालो, इससे हमारे घर की जो शो है वो खराब होती है। लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं पुराने बर्तन संभाल के रखना। वो कहते हैं कि पुराना माल जितना होता जाए उसे घर से निकालते जाओ, नहीं तो घर में पुरानी चीजों का ढेर से घर की जो शोभा है वो बिगड़ जाती है। इसलिए उसने कहा कि तुम इन्हें संभाल रखे हैं। ज्यादातर लोगों ने तो इसे कब का बेच दिया। कहते हैं वरना अब ये दिखते कहाँ हैं, घरों में तो दिखते ही नहीं है। अगर आप देखो तो आपको म्यूजियम वगैरह में तो फिर भी दिखाई दे जाएंगे पुराने पीतल के बर्तन, लेकिन घरों में नहीं दिखते हैं आजकल। मालकिन ने कहा ये हमारे पुरखों का अर्थ होता है बेटा पूर्वजों। गाड़ी मैंने उनकी मेहनत की, बहुत गहरी कमाई की निशानी है, अर्थात उन्होंने पता नहीं कितनी चीजों, अपनी इच्छाओं को मारा होगा, तब जाकर के उस पैसों से इन वस्तुओं को खरीदा होगा। न जाने कैसे तंगी के दिनों में दो पैसे जोड़कर ये चीजें खरीदी होंगी, और जिनकी आजकल के लोगों की नजरों में कोई कीमत ही नहीं है। लोग समझते ही नहीं है इसकी वैल्यू क्या है, कीमत क्या है। जो हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे होते थे, वो इन चीजों को खरीदने के लिए अपने मन की इच्छाओं को दबा देते थे, तब जाकर ये चीजें खरीदी जाती थी। लेकिन आजकल के लोग इन सब के विषय में नहीं सोचते हैं। हमारा अगला मूल्य बिंदु है बेटा ठकुराइन के घर से निकलकर दूसरे के घर में प्रवेश। ठकुराइन के घर से प्रस्थान करने के बाद बुढ़िया को अगले घर में मिट्टी ले आने का आदेश था। साथ ही उसे वहां भी 2 रोटियां मिल गई। उसने उन 2 रोटियों को भी गठरी बांधकर रख ली। ठीक है, उसकी भी गठरी बांधी और रख ली। बूढ़े की खुशी के लिए उसने इस सामाजिकता की उपेक्षा करते हुए भी रोटियां रख ली। इस प्रकार बुढ़िया के पास कुल मिलाकर 3 रोटियां जमा हो गई थी। अब वह घर की ओर निकल गई। देखा बेटा, जब वो किसी के घर से निकलती थी तो पहले ही दूसरे के घर के घर जाने के लिए तैयार होती थी, क्योंकि एक दिन पहले ही वो बहुत सारे आदेशों के साथ अपने घर जाती थी। ठकुराइन के घर से प्रस्थान मैंने निकलने के बाद बुढ़िया को अगले घर में मिट्टी लाने का आदेश था, यानी मिट्टी पहुंचाने का आदेश उसे पहले ही मिला हुआ था। साथ ही उसे वहां भी 2 रोटियां मिल गई। 2 तो पहले मिली थी, जिसमें से एक उसने खा ली थी, एक अपने पति के लिए रख ली थी। उसने उन 2 रोटियों की भी गठरी बांध कर रख ली, यानी उन्हें भी गठरी में बांध कर रख ली। गठरी कपड़े के चुन्नी से होती है, जिसमें हम सामान बनाते जाते हैं, फिर एक गांठ लगा देते हैं तो वो गठरी बन जाती है। बूढ़े की खुशी के लिए, बूढ़ा यानी उसका पति, उसकी खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए उसने सामाजिकता की उपेक्षा करते हुए कि लोग क्या कहेंगे कि अपनी रोटियों को छिपा करके रख रही है, उनको खाने के लिए दिए तो खा लेना, क्यों इसे 2 रोटियों को भी गांठ बांध करके रख रही है। तो ये कैसी सामाजिकता थी, उसकी उपेक्षा की उसने परवाह नहीं की। और इस प्रकार बुढ़िया के पास कुल मिलाकर 3 रोटियां हो गई थी। एक तो उसे पहले वाले घर में मिल गई थी और 2 यहाँ हो गई, तो कुल मिलाकर के 3 रोटियां जमा हो गई थी मतलब इकट्ठी हो गई थी। अब वह घर की ओर निकल गई, क्योंकि शाम हो चुकी थी और घर पहुंचते तक उसे रात हो जाती थी। अगला है माटी वाली की दिनचर्या तथा पति के बारे में सोचना। उसकी पूरी दिनचर्या क्या होती थी बेटा? सुबह निकलती थी, शाम के रात को घर पहुंचती थी, और जब भी रात को घर जाती थी तो सुबह अपने पति के बारे में सोचती हुई जाती थी कि बेचारा पति उसका इंतजार कर रहा होगा, रोटी की चिंता में बैठा होगा, क्योंकि वो खुद तो कमा नहीं पाता था, अपनी पत्नी पर निर्भर था, इसलिए उसकी मानसिकता को वो अच्छी तरीके से समझ सकती थी। माटी वाली को शहर से गांव तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाता था।
सुबह से लेकर शाम तक बेचारी माटा खान से माटी लेकर आती थी और लोगों के घरों में पहुंचाने का कार्य करती थी, और जब वापस जाती थी तो उसे अपने घर तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाता था। वह प्रतिदिन सुबह घर से जल्दी ही निकल जाती थी, पूरा दिन माटा खान से माटी खोदती और अलग अलग घरों में पहुंचाती। इसी में उसका पूरा दिन निकल जाता। वह प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन सुबह यानी प्रातःकाल ही घर से जल्दी निकलती थी ताकि शाम तक काफी घरों में वो मिट्टी पहुंचा सके। उसका पूरा दिन क्या होता था, माटा खान पे जाती थी, मिट्टी खोदती थी, फिर उसे अपने कनस्तर में भरती थी, फिर घर पहुंचाती थी, फिर दोबारा जाती थी, फिर भरती थी, फिर घरों में पहुंचाने का काम करती थी। और इसी माटी खोदने से लेकर के घरों तक पहुंचाने में उसका पूरा दिन ही बीत जाता था। और घर पहुंचने से पहले रात होने लगती थी। जैसे ही शाम होती थी, जब तक वो घर पहुंचती थी तब रात होने का समय हो जाता था। वह रास्ते में सोचती हुई चलती कि वह पहले बुड्ढे को रोटी नहीं दिखाएगी, प्याज को कूटकर एवं तलकर फिर उसके साथ अपने बुड्ढे को रोटी परोस देगी, क्योंकि ज्यादातर ये होता था कि उसे रोटी ही मिल पाती थी। कभी कभार पैसे मिलते थे तो सब्जी इत्यादि ले लेती थी। आज क्या हुआ था कि रोटी भी मिल गई थी और कुछ पैसे भी उसके पास थे, इसलिए उस बुड्ढे यानी अपने पति के लिए उसने सोचा कि आज उसको सिर्फ रोटी नहीं देगी, ठीक है, पहले क्या करेगी, प्याज को कूटेगी, ठीक है, फिर उसे तलेगी, फिर अपने बूढ़े को रोटी परोस देगी। क्योंकि उससे पहले उसने एक पाव प्याज भी खरीद लिए थे ताकि अपने पति को वह अच्छी तरीके से सब्जी के साथ रोटी दे सके, क्योंकि उसे अपने पति की बहुत चिंता थी। वो एक पतिव्रता स्त्री भी थी। जो अगला हमारा बिंदु है वो है बेटा माटी वाली के पति की मृत्यु। आज बुढ़िया ने सोचा था कि वह बूढ़े को सूखी रोटी नहीं बल्कि प्याज तल कर देगी। उसने सोचा था कि उसको सिर्फ रोटी नहीं दिखाएगी, पहले उसको प्याज को तलेगी, फिर उसे वो रोटी देगी, ठीक है। रास्ते में आते समय उसने पाव भर प्याज खरीदे थे, ठीक है। उसे पता नहीं था कि उसके पति की क्या दशा है, लेकिन जैसे वो प्रतिदिन जाया करती थी और सब्जी कभी होती थी तो ले लिया करती थी, नहीं तो सूखी रोटी के साथ ही घर जाया करती थी। तो आज भी उसके पास अगर पैसे इकट्ठे हो गए थे तो उसने सोचा था कि खाली रोटी नहीं देगी। एक तो पहले ही बुढ़ा बीमार रहता था, उसके साथ अगर वो सूखी रोटी खाएगा तो और ही उसकी हालत खराब होगी। एक तो वो ज्यादा खाता नहीं था, अगर खाए तो कम से कम ढंग की खाए, ये सोच करके उसने रास्ते में से प्याज भी खरीद लिए थे। परंतु जैसे ही घर पहुंची पता चला कि उसके बुड्ढे को रोटी की जरूरत नहीं रही थी, प्याज की भी नहीं रही थी। प्रतिदिन बूढ़ा माटी वाली के पैरों की आहट सुनकर चौंक पड़ता था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसको लग रहा था कि प्याज लेकर सब्जी बनाएगी, फिर वो अपने पति को देगी, लेकिन ऐसा आज कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो घर पहुंची उसे पता चला कि उसका जो बुढ़ा है, उसका जो पति है, उसे अब रोटी की जरूरत नहीं, अर्थात वह अपनी माटी वाली को छोड़कर जा चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता था कि जैसे ही वो पहुंचा करती थी उसके पैरों की आहट आवाज सुन करके वो जो बुढ़ा होता था ना, वो चौंक पड़ता था और पूछता था कि रोटी ले आई, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। माटी वाली घबरा गई, क्योंकि जब वो आहट से चौंक उठता था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने बूढ़े को छूकर देखा, वह माटी वाली को छोड़कर जा चुका था, अर्थात उस माटी वाली का पति उस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब आखिरी हमारा जो बिंदु है, इस पाठ का जो मुख्य बिंदु है, जिसके कारण सब समस्याएं उत्पन्न हुई थी, वो थी टिहरी बांध। मैंने कहा था ना, माटी वाली के साथ अंतिम समय में क्या हुआ, क्या उसे भुगतना पड़ा, पूरे उसके आधार पर अंतिम हमारे मूल्य बिंदु से समझ आ जाएगा आपको कि टिहरी बांध के कारण उत्पन्न समस्या, जो समस्या उत्पन्न हुई थी वो हुई थी विस्थापन की समस्या। आपको पहले पाठ के साथ में ही समझा दिया था कि ये जो कहानी है वो एक माटी वाली की कहानी है, जो विस्थापन की समस्या के कारण पीड़ित होती है। अब देखिए क्या होता है। माटी वाली भी विस्थापित होने वाले लोगों के साथ पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंची। देखो विस्थापित, क्योंकि माटी वाली जहाँ रहती थी वहां पर टिहरी बांध बनने के कारण सुरंगों का जो पानी था, ठीक है, बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो पानी, सुरंग बंद करने की वजह से जो पानी था वो गांवों में फैल गया, और माटी वाली गांव में रहती थी। अब गांव में जब पानी फैला तो माटी वाली का जो घर था वो भी क्या हो गया, डूब गया। अब जो माटी वाली थी, देखो उसके पास अपने तो रहने के लिए कोई घर था नहीं। जो गांव का जमींदार था उसने अपनी खेतों में उसे एक झोपड़ी दी हुई थी, जिस झोपड़ी में वो रहा करती थी, उस पर दया करके दी थी, लेकिन उसके बदले में माटी वाली उसका बेगार में काम किया करती थी, यानी मुफ्त में काम करती थी, तब उसे रहने के लिए जगह मिली हुई थी। लेकिन जब माटी वाली के उस गांव में पानी पहुंचा तो उसकी वो झोपड़ी भी पानी में डूब गई थी। तो इसलिए जब वो लोग विस्थापित हुए थे, उन्हें ये कहा गया था कि लोग अपने घरों के कागज लेकर आ जाएं और उन्हें उनकी जगह पर दूसरी जगह पर जगह मिल जाएगी।
तो माटी वाली भी विस्थापित होने वाले लोगों के साथ पुनर्वास जो दोबारा घर बना रहे थे ऐसे अधिकारियों के पास पहुंची। अधिकारी ने उसे घर के कागज दिखाने को कहा। उसके पास तो घर था ही नहीं, वो तो जो जमींदार था उसके खेत में किसी खेत की एक जगह पर झोपड़ी बनाकर रहती थी। अब अधिकारी ने उसे घर के कागज दिखाने को कहा। अब उसके पास तो ऐसा कोई कागज था ही नहीं, इसलिए उसे सरकारी सहायता नहीं मिली क्योंकि वो तो जमींदार की जमीन थी। माटी वाली को चिंता हुई कि माटी वाली जो बांध बनने के बाद वो क्या खाएगी। अगर बांध बन जाएगा तो माटा खान जो है वो जगह हट समाप्त हो जाएगी, वहां से मिट्टी नहीं होगी, क्योंकि एक तो घर तो पहले ही छिन गया था पानी भरने की वजह से। अब वो कमाएगी क्या और खाएगी क्या। ठीक है, क्या हुआ था, टिहरी बांध की 2 सुरंगों के बंद होने से शहर में पानी भर गया और लोगों के घर बाढ़ में डूब गए थे। और माटी वाली जो थी वो अपने पति की जो लाश थी उसको लेकर के घर के बाहर बैठी हुई थी। झोपड़ी में तो पानी भर गया था, बाहर लेकर के बैठी हुई थी। साथ ही शमशान घाट जो थे वो भी पानी में डूब गए थे। लोग शहर छोड़कर जाने लगे थे, सब घर घर को छोड़कर जा रहे थे। माटी वाली अपनी झोपड़ी में बैठी रही। वह हर आने जाने वाले से एक ही बात कह रही थी। क्या कह रही थी बेटा, सुनिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ऐसा क्यों कहा देखो माटी वाली ने इसलिए कहा क्योंकि जो गरीब आदमी होता है वो क्या सोचता है कि जीते जी उसे रहने के लिए जगह मिले या ना मिले, लेकिन मरने के बाद शमशान ही एक ऐसी जगह होती है जहां मनुष्य को स्थान मिल ही जाता है। अर्थात उसे शमशान घाट में जलाने से कोई मना नहीं करता। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई थी कि ना तो उसके पास रहने के लिए घर था और ना ही उसके पति को जलाने के लिए शमशान था, क्योंकि शमशान घाट भी पानी में डूब गए थे। तो उस महिला की दुख की स्थिति का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आइए पाठ के आधार पर कुछ कठिन शब्द इस पाठ में आए हैं, उनका वर्णन कर लेते हैं, फिर इसके प्रश्नोत्तर आपको हम अगले व्याख्यान में समझाएंगे। सबसे पहले बेटा खोली कहते हैं कोठरी को, जो छोटा एक तो कोठा होता है जो बड़ा होता है, एक कोठरी होती है जो छोटी होती है। धरा मीन्स रखा, ठीक है, मैंने अपने सिर पर सामान धरा, गांव में ऐसे ही बोलते हैं ना। कंटर कहते हैं बेटा कनस्तर को, और प्रतिद्वंद्वी होता है हमारा विरोधी पक्ष वाला, यानी कि उसका तो कोई प्रतिद्वंद्वी कोई विरोधी था ही नहीं, या मुकाबला करने वाला था ही नहीं, कोई विरोधी पक्ष लेने वाला था ही नहीं। ठीक है, और बगैर का अर्थ होता है बिना। कोई ऐसा घर नहीं बचता था जहां माटी वाली मिट्टी नहीं पहुंचाती थी। चौका कहते हैं बेटा जहां पर चूल्हा जलाया जाता है। चूल्हा जलाने का या चूल्हे जलाने का स्थान। और माटा खान क्या था बेटा, माटा खान था मिट्टी की खान। ग्राहक किसको कहते हैं बेटा, जो खरीदार होता है, जो सामान खरीदता है, खरीदार। ठीक है, और नाटा कद किसको बताया था मैंने आपको, छोटे कद की, छोटे कद की या छोटा कद भी कह सकते हो। और हरिजन कहते हैं बेटा जो निम्न जाति से संबंधित होते हैं लोग, शेड्यूल कास्ट इंग्लिश में उसको कहते हैं हम ST, SC ST। और डिल्ले किसे कहते हैं बेटा, डिल्ले पता है, कपड़े की छोटी सी गद्दी बनाते हैं उसको कहते हैं डिल्ले, कपड़े की गद्दी, या फिर आप इसे इंड्री भी कह सकते हो। और भाग्यवान कहते हैं बेटा किस्मत वाले को, जो किस्मत वाला हो उसे भाग्यवान कहा जाता है। ठीक है, हड़बड़ी कहते हैं बेटा जल्दी को, जल्दी जल्दी में। इकहरा मतलब एक परत वाला। दिखावा मतलब प्रदर्शन। तमाम मतलब सारा या सारे। ठिकाना का मतलब होता है निवास। अशक्त का मतलब होता है असमर्थ।
आहट मतलब आवाज, ठीक है। तहसील का मतलब होता है कचहरी, कचहरी कहते हैं जिसको। उजड़ना मतलब नष्ट होना। कोरी मतलब साफ, या आप कह सकते हैं सूखी भी कह सकते हो। कोरी रोटी नहीं देगी। और हासिल का मतलब होता है प्राप्त करना। और पुरखे का अर्थ होता है बेटा पूर्वज, ठीक है। तो ये थे हमारे कठिन शब्द। तो आइए अब आपके गृह कार्य की चर्चा करते हैं। बेटा अब आपका गृह कार्य है। पहला प्रश्न है, देखो मैंने आपको पाठ के आधार पर प्रश्न दिए हैं, इसके अभ्यास कार्य के प्रश्नों की चर्चा हम कल के व्याख्यान में करेंगे। पहला प्रश्न है, माटी वाली के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर आपको बतानी है। दूसरा है कि पुनर्वास के लिए माटी वाली को किस समस्या का सामना करना पड़ा। तीसरा, माटी वाली की दिनचर्या का वर्णन करो। तो ये है आपके 3 प्रश्न जिसे आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखना है और फिर ऑनलाइन क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। मिलेंगे कल के व्याख्यान में। धन्यवाद।